नमस्कार दोस्तों, चैप्टर सेकेंड में हम पढ़ रहे हैं वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करा था स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग मेंबर्स या फिर स्टॉक ब्रोकर्स कौन होते हैं और सब ब्रोकर्स के बारे में, ऑथराइज पर्सन कौन होते हैं, उनके कौन कौन से फंक्शन होते हैं और कस्टोडियंस कौन होते हैं और उनके कौन कौन से फंक्शन होते हैं। Trading members, stock brokers and sub brokers. Trading members or stock brokers are registered members of a stock exchange. They facilitate buy and sell transaction of investors on stock exchanges. All secondary market transaction on stock exchanges have to be essentially conducted through registered brokers of the stock exchange. Trading members can be individual, partnership firms or corporate bodies who are permitted to become members of recognized stock exchange subject to fulfillment of minimum prudential requirements. A sub-broker is an entity who is not member of stock exchange but who acts on behalf of a trading member or stock exchange as an agent for assisting the investors in buying, selling or dealing in securities through such trading member or stock broker with whom he is associated. Such brokers helps in expanding the reach of brokers to a large number of investors. तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं या फिर इनका एक और नाम होता है स्टॉक ब्रोकर, ये रजिस्टर्ड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं उनका एक और नाम होता है स्टॉक ब्रोकर, और ये हमारी हेल्प करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी सिक्योरिटीज बाय और सेल। और स्टॉक एक्सचेंज पे अगर हमें कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है या फिर मतलब अगर हमें कोई भी शेयर बाय और सेल करना है तो हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से वो शेयर या फिर जो सिक्योरिटीज़ है हम उसको बाय सेल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्टॉक ब्रोकर हमें ढूंढना होता है, हम उसी के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पे अपने ट्रांजेक्शन को कंडक्ट कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग मेंबर या फिर जो स्टॉक ब्रोकर है वो कौन कौन लोग हो सकते हैं? वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है या फिर कोई कॉर्पोरेट बॉडी। अब ये जो लोग हैं यानी जो स्टॉक ब्रोकर हैं ये तभी स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं जब वो कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टॉक एक्सचेंज की, जब उसको वो फुलफिल कर देंगे तभी वो ट्रेडिंग मेंबर बन सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। अब यहाँ पर एक वर्ड और आ रहा है सब ब्रोकर। सब ब्रोकर क्या होता है? वो किसी स्टॉक ब्रोकर के अंडर में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो सब ब्रोकर होता है वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है, वहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करता है और एक मिनिमम फीस होती है जो वो सबमिट करता है, उसके बाद वो सब ब्रोकर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो सब ब्रोकर होता है वो स्टॉक एक्सचेंज का एक ट्रेडिंग मेंबर नहीं होता, वो किसी न किसी स्टॉक ब्रोकर के अंडर में वो काम करता है और वो उस स्टॉक ब्रोकर को हेल्प करता है ताकि कहते हैं जो उनका काम है वो थोड़ा और आगे बढ़ सके, यानी जो उनका बिजनेस है थोड़ा और एक्सपेंड कर सके, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनकी हेल्प करता है ताकि वो सिक्योरिटीज बाय सेल कर सकें। तो ये जो सारा काम होता है एक सब ब्रोकर अपने स्टॉक ब्रोकर के बिहाफ पर वो करता है। नेक्स्ट, trades have to be routed only through the trading terminals of registered brokers of an exchange to be accepted and executed on the electronic system. Sub-brokers in remote locations who do not have electronic facilities offer trading services to their customers through phone or physical orders formats. The main broker to whom they are affiliated then enters these trades into the system. Broker members of exchange can complete transaction on the exchange only electronically. Brokers can trade on their own account too, using their own funds. Such transactions are called proprietary trades. So स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो आप एक ट्रेडिंग टर्मिनल की मदद से ही कर सकते हैं, और जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मदद से होती हैं। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट बहुत दूर जगह पर रहते हैं,
तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सब ब्रोकर हैं वो उनकी हेल्प करते हैं कि वो ऑफलाइन भी कहते हैं अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसको वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो सब ब्रोकर है फिर वो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनकी वो लिस्ट बनाता है और उसके बाद फिर वो जो उनके स्टॉक ब्रोकर हैं वो उनके पास वो सबमिट कर देता है। तो जो ऑफलाइन जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो फ़ोन पे हो सकती हैं और जैसे कि अब चाहे वो फिजिकल ऑर्डर भी दे सकते हैं वो सब ब्रोकर के पास जाकर। और इन केस अगर कोई ब्रोकर अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा है यानी वो खुद ही वो शेयर बाय सेल कर रहा है और अपना फंड यूज़ कर रहा है तो उस केस में उस ट्रांजेक्शन को हम बोलेंगे प्रोप्राइटरी ट्रेड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। SEBI registration to a broker is guaranteed based on factors such as availability of adequate office space, equipment and manpower to effectively carry out his activities, past experience in securities, trading, etc. SEBI also ensures the capital adequacy of brokers by requiring them to deposit a base minimum capital with the stock exchange and limiting their gross exposure to a multiple of their base capital. Brokers receive a commission for their services which is known as brokerage. Maximum brokerage charitable to customers is fixed by individual stock exchanges. Several brokers provide research analysis and recommendation about securities to buy and sell to their investors. So जब भी कोई इंसान सेबी के साथ एज ए ट्रेडिंग मेंबर या फिर स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड होना चाहता है तो सेबी कुछ रिक्वायरमेंट है जो वो देखती है, जैसे कि उसके पास ऑफिस स्पेस है या नहीं, कुछ इक्विपमेंट या फिर जो मेन पावर है उसके पास है या नहीं, ताकि वो अपनी जो एक्टिविटी है उसको वो अच्छे तरीके से वो कर सके, और सिक्योरिटीज़ मार्केट में उसका कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा है पुराना, और वो ये भी देखती है कि उसके पास मिनिमम कैपिटल है नहीं जो वो एज ए डिपॉजिट वो सेबी के पास वो रख सकती है ताकि वो स्टॉक एक्सचेंज पे एज ए ट्रेडिंग मेंबर या फिर स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड हो सके। तो जब कोई इंसान एज ए स्टॉक ब्रोकर सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है तो उस केस में जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कराता है अपने क्लाइंट को उसके बदले में उसको कमीशन मिलता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोकरेज। अब वो ब्रोकरेज कितना है तो वो अलग अलग जो स्टॉक एक्सचेंज है उन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि आप इतना मैक्सिमम ब्रोकरेज आप चार्ज कर सकते हो अपने कस्टमर से। इसके अलावा और भी सर्विसेज होती हैं जो एक स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करा सकता है, जैसे रिसर्च रिपोर्ट हो गई या फिर कोई रिकमेंडेशन कि हाँ कि आपको ये स्टॉक आपको बाय करना चाहिए या फिर आपको ये स्टॉक आपको सेल करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन इज एनी पर्सन who is appointed by a stockbroker or trading member as an agent to reach out to the investors scattered across the country. A stockbroker may appoint one or more authorized persons after obtaining specific prior approval from the stock exchange concerned for each such person. The approval as well as the appointment of such authorized person is for a specific। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑथराइज पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो कि एक स्टॉक ब्रोकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि वो अपना बिजनेस और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें। तो यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि ऑथराइज पर्सन और जो सब ब्रोकर है वो एक है, लेकिन यहाँ पे वो दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। मतलब नाम यहाँ पे अलग अलग है, बाकी दोनों का जो काम है वो एक ही है। बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट हो रही है ऑथराइज पर्सन की वो एक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें सब ब्रोकर की तो वहाँ पर क्या होता है कि सब ब्रोकर डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है, अपना वो फॉर्म फिलअप करता है और उसके बाद वो चाहे तो किसी स्टॉक ब्रोकर के अंडर में वो काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई पर्सन डायरेक्ट स्टॉक ब्रोकर के पास जा रहा है और स्टॉक ब्रोकर सारा जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का वो खुद करती है। तो यहाँ पर ऑथराइज पर्सन और जो सब ब्रोकर है वो दोनों अलग अलग है। सेम एज जो ऑथराइज पर्सन है वो क्या करता है, यहाँ पर जो स्टॉक ब्रोकर हैं उनके जो क्लाइंट हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कराता है ऑन बिहाफ ऑफ स्टॉक ब्रोकर। अब यहाँ पर जो स्टॉक ब्रोकर है वो एक या फिर एक से ज़्यादा जो ऑथराइज पर्सन है उनको वो अपॉइंट कर सकता है अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग
स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है अलग अलग सेगमेंट के जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कस्टोडियंस। ए कस्टोडियन इज एन एंटिटी दैट इज चार्ज with the responsibility of holding funds and securities of its large clients, typically institutions such as banks, insurance companies, and foreign portfolio investors. Besides safeguarding securities, a custodian also settles transactions in these securities and keeps track of corporate actions on behalf of its clients. It helps in maintaining a client's securities and funds account, collecting the benefits or rights accruing to the client in the respect of securities held, keeping the client informed of the actions taken or to be taken on their portfolios. So यहाँ पर कस्टोडियन एक एंटिटी है जो कि चार्ज लेती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं वो उनके फंड्स और जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको वो होल्ड करके रख सकें, या फिर उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनका जो रिकॉर्ड है वो अपने पास रख सकें। अभी जो कस्टोडियन है वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं, तो वो बैंक्स हो सकती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। कस्टोडियन यहाँ पर क्लाइंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं या फिर जो फंड होता है वो उनकी सेफ गार्डिंग करते हैं, प्लस उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उससे रिलेटेड जो कॉर्पोरेट एक्शंस हैं वो उनको भी ट्रैक करते रहते हैं। अब ये कॉर्पोरेट एक्शन क्या है, देखिए जितनी भी कंपनीज हैं उनके मेन हमारी दो एक्टिविटीज़ होती हैं। एक एक्टिविटी होती है जो कि बिजनेस से रिलेट करती है, और एक एक्टिविटी ऐसी होती है जो कि उनके जो स्टेक होल्डर हैं यानी कि जो शेयर होल्डर हैं उनको इम्पैक्ट करती है, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉर्पोरेट एक्शन है जिसकी वजह से एक जो स्टेक होल्डर है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर जैसे राइट इश्यू हो गया, बोनस इश्यू हो गया, तो ये सब क्या है, ये कॉर्पोरेट एक्शंस हैं। और कस्टोडियन क्लाइंट्स को ये बताता रहता है कि कौन कौन से उनके राइट हैं और उनका जो पोर्टफोलियो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अब पोर्टफोलियो का मतलब है कि जो उनकी सिक्योरिटीज़ हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कम हुआ है या फिर ज़्यादा हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है फिर लॉस हुआ है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।